नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरे साथ ए न्यूज टुडे। एक वो दौर जब अतीक अहमद के नाम से गूंज उठता था पूरा पूर्वांचल और जराइम की जिंदगी को आगे बढ़ाने का काम आसान किया सियासत में उसकी एंट्री ने। एक वो दौर और एक आज का दौर जब प्रयागराज में होते हुए भी वो अपने ही बेटे के जनाजे में शिरकत नहीं कर सका। उसके नक्शे कदम पर चलते हुए पूरा परिवार कानून को खिलवाड़ समझता रहा। यही गुनाहे करम असद ने भी किया और अंजाम की आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। असद, अतीक अहमद और अशरफ प्रयागराज पुलिस के रिमांड में है तो असद की मां शाइस्ता परवीन फरार है। लेकिन सवाल यह कि आखिर ये नौबत क्यों आई? अतीक अब तक तो खुलेआम खून की होली खेलता आ रहा था, लेकिन शायद उसे ये अंदाजा नहीं था कि यूपी में जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार है। हमारे साथ आज ऐसे ही तमाम सवालों पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए मेहमान जुड़े हुए हैं। इस खास चर्चा में हमारे साथ सुनील चौधरी साहब, एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी यूपी सरकार, जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार अरुण अवस्थी जी जुड़े हुए हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और स्टेट क्राइम पर बारीक नजर रखने वाले डीपी शुक्ला जी हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। डीपी सर, शुरुआत आपसे करेंगे इस चर्चा की। झांसी में असद और गुलाम एनकाउंटर में मारे जाते हैं और वहां से करीब 400 किलोमीटर दूर आज प्रयागराज में सुपुर्द खाक कर दिया गया असद का शव। किस तरीके से आप यूपी एसटीएफ की इस पूरी कार्रवाई को देखते हैं? क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? डीबी सर, ओवर टू यू। हेलो डीबी सर, ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया यूपी एसटीएफ ने, कैसे देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी जी, आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं आप? जी, बात कहिए अपनी। जी, पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि झांसी में एनकाउंटर होता है यूपी एसटीएफ के जरिए और आज प्रयागराज में सुपुर्द खाक कर दिया जाता है, लेकिन प्रयागराज में होने के बावजूद भी ना तो अतीक अहमद, ना ही अशरफ और ना ही उसकी मां शाइस्ता परवीन भेंट कर पाती है, अंतिम जनाजे का दीदार कर पाती हैं असद के अंतिम जनाजे का, अंतिम यात्रा का। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं आप? देखिए शुक्ला जी, ये तो दुर्भाग्य है कि वो अपने लाडले अपने बेटे असद की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि कोर्ट की अनुमति नहीं उनको मिल पाती है। और ये भी दुर्भाग्य रहा कि जिस समय असद और उनका विधायक भाई अरशद, और जिस समय अतीक और उनका भाई अरशद बरेली में केसी कोर्ट में आए थे, उसी दौरान उनकी सूचना मिलती है कि यहाँ पे उनके बेटे असद का एनकाउंटर और उनका शूटर गुलाम का एनकाउंटर होता है। ये दुर्भाग्य रहा और जैसे सूचना मिलती तुरंत ये सदमे में पहुंच जाता अतीक और फूट के रोने लगता है। और आज दुर्भाग्य कहा जाएगा, जो जरायम की दुनिया के बादशाह कहे जाते थे बाहुबली अतीक, उनकी धर्म पत्नी जो है शाइस्ता परवीन और उनका भाई या उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस अंतिम यात्रा, असद की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाया। और आज उनके जो कहते हैं कि हमारे कलेजे का टुकड़ा था, जो अतीक कहते हैं कि असद जो था, असद को बहुत मानते थे अतीक, जैसा कि लोगों का कहना है। और आज दुर्भाग्य की बात कही जाएगी कि अपने बेटे के जनाजे में नहीं शामिल हो पाए और न तो माँ, जो असद की माँ है, न वो शामिल हो पाई, अभी उनकी फरार है। जी शुक्ला जी। जी, रुख करेंगे हम यहाँ पर सुनील चौधरी साहब का। योगी ने विधानसभा में कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला दिया है असद और गुलाम को। आपका पहला रिएक्शन सुनील चौधरी साहब, ओवर टू यू। तो जहां तक आपके प्रश्न का संबंध है, मिट्टी में मिलाने का काम न्यायपालिका का होता है। मैं नहीं कहता कि सही है या गलत है, इस बिल पे मैं चर्चा नहीं करता हूँ कि अगर न्यायिक रूप से किसी चीज को, प्रक्रियात्मक रूप से अगर हम अवॉइड करेंगे, उसको निगलेक्ट करेंगे, तो समाज में एक अराजकता टाइप की फैल जाती है। वो
उसमें दो राय नहीं कि वो हार्डकोर क्रिमिनल था, उसके कर्मों की सजा उसको मिल रही है और बहुत ही दुखद सजा भी उसको मिली है उसके लिए। लेकिन मेरा अपना विचार है कि हमारे इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और इतने बड़े बड़े ज्ञाता जो हैं कानून के, उन्होंने जो प्रक्रिया बनाया है उसमें एक आत्मरक्षा का भी अधिकार है। पुलिस बल को कुछ और भी पावर दिए गए हैं। आत्मरक्षा में प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए। इस आधार पे आप आत्मरक्षा की बात नहीं कर सकते हैं। और जहां तक असद के इनकाउंटर की बात है, इस विषय में मुझको बहुत जानकारी नहीं, मीडिया के माध्यम से जो समाचार मिला उसी को मैंने गूगल पे चेक करो, इनकाउंटर सही है गलत। लेकिन ये है कि लॉ का जो कहता है, कानून जो कहता है, उसके तहत अगर ये कार्य हुआ है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है और किसी को आपत्ति करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जरूर देखा जाना चाहिए कि ऐसे स्टेटमेंट के बाद ऐसी घटनाएं जो हैं, इसको लाके जो उस पे है उस पे परखा जरूर जाना चाहिए। हर क्रिमिनल्स के यही दुर्दशा होती है और होना भी चाहिए। समाज को और जो खिलवाड़ समझता हो, समाज को जो चंगुल में रखता हो, उसके साथ कानून को ऐसे ही प्रयोग करना चाहिए, ऐसे ही कार्य करना चाहिए। लेकिन मैं जरूर कहूंगा आपने योगी के बयान के बाद जी नहीं, मैं किसी सुनील चौधरी साहब, आपने कहा कि योगी के बयान के बाद इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, तो क्या लग रहा है कि ये पूरी तरीके से प्री प्लान किया गया था कि ऐसा एनकाउंटर अंजाम दिया जाएगा और सुरक्षा बटोरी जाएगी? ये बात नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद ऐसे, मैं आज से ही नहीं एनकाउंटर हो रहा, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। विधानसभा में कहने का या और जगह बिना कहे ही होने का, न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन जरूर किया जाना चाहिए, अन्यथा समाज में अराजकता फैल जाएगी। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। बाकी ये गलत हुआ या सही हुआ है, इस पे मैं कोई जो अपना विचार नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इन सब चीजों को जो है ला की कसौटी जब परखा जाएगा तभी इसका कोई स्पष्ट उत्तर दिया जा सकता है। थैंक यू। ठीक है, हमारे साथ अरुण अवस्थी साहब मौजूद हैं। अरुण जी, सुनील चौधरी साहब एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी यूपी सरकार ये कह रहे हैं कि योगी के इस बयान के बाद जिस तरीके की एनकाउंटर की कार्रवाई की गई है उसको परखा जरूर जाना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने जो कही कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है वो सजा दी जानी चाहिए, यानी कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण के लिए कहना चाहिए था असद और गुलाम को, और उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी सजा होती वो उन्हें दी जानी चाहिए थी। जी अरुण अवस्थी साहब, ये बिल्कुल सही है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा मिलनी चाहिए, लेकिन परिस्थितियां कुछ कैसी थी जहां पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, वहां परिस्थितियां क्या थी, ये मौके पर या तो असद था और गुलाम थे या फिर वहां एसटीएफ के जवान थे। अगर एसटीएफ के जवानों ने उससे कहा कि आप समर्पण कर दो और उसके बाद भी उसके द्वारा गोली चलाई गई, ऐसी स्थितियों में अगर एनकाउंटर होता तो इसको मैं गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि मौके की परिस्थितियां वही जान सकते हैं जो वहां हमारे जवान खड़े थे और उन्होंने उनके द्वारा जो कहा गया, उसके बाद जो ये अपराधी था इसके द्वारा जो जिस तरीके से फायरिंग की जाती है और फायरिंग के बाद आत्मरक्षार्थ जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है, इसको मैं गलत नहीं मानता हूं। बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है और अपराधियों का अंत कहीं ना कहीं इस तरीके का होता भी है, क्योंकि एक अपराधी जो खुलेआम इलाहाबाद में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है, प्रयागराज में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है, उमेश पाल की हत्या करता है, सीसीटीवी में उसके फुटेज कैद होते हैं, तो इस तरीके से उसके बाद में एसटीएफ पर भी इसने हमला किया। जब जान लेता है कि चारों तरफ से हम घिर गए हैं, उसके बाद एसटीएफ पे हमलावर हो जाता है। तो मैं मानता हूं कि अगर उसके हमलावर के सामने जब एसटीएफ के द्वारा जो जवाबी कार्रवाई की गई, वो उस कार्रवाई को गलत नहीं कहा जा सकता है। जी, यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया की बात हो रही है। अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपाइयों को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो एनकाउंटर है वो झूठा है। डीपी शुक्ला जी, किस तरीके से देखते हैं अखिलेश के इस बयान को? देखिए शुक्ला जी, मैं आपको बताना चाहूंगा
इनकाउंटर जो अचानक होता है, प्री प्लान इनकाउंटर कभी नहीं होता है। और इनका जो लोकेट हुआ, जो लोकेशन इनका केस हुआ, वो झांसी में मिला असद का और जो शूटर गुलाम जब था। पुलिस पहले से, एसटीएफ पहले से लगी थी, इनको सुन रही थी। और जैसे केस हुआ तो वहाँ झांसी आगे शुक्ला में जी जब की लोकेशन आवाज पता चला तो साफ नहीं आ रही है। रामकृष्ण जी जरा आवाज साफ करें। जी, डीबी जब साहब की आवाज झांसी साफ में- नहीं आ रही है। पीसीआर जरा आवाज ठीक करिए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? थैंक यू। जी, सुन पा रहा हूँ जी। झांसी में जब इन दोनों का लोकेशन ट्रेस आउट हुआ, जो असद हैं और असद के अलावा जो गुलाम शूटर है, दोनों का लोकेशन एसटीएफ को झांसी में मिला। एसटीएफ की टीम वहां थी और जो मोबाइल का सेल आईडी बताया, वहां पे जब पहुंचे तो जो बताया जाता है, जो एसटीएफ का कहना है, जो प्रेस विज्ञप्ति में मीडिया को दिया गया, उसमें कहना है कि जैसे इन्होंने कहा कि तुम सरेंडर करो, तो ये लोग अपना मोटरसाइकिल से भागने लगे और जो पीछे बैठा था उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। एक पुलिस की टीम, जो एसटीएफ टीम लगी थी, उन लोगों ने भी अपना उनका पीछा किया। आत्मरक्षा इन्होंने भी अपना फायरिंग किया और क्रॉस फायरिंग में दोनों को गोली लगी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा शुक्ला जी, ये मोहम्मद जो आपके बाहुबली अतीक अहमद जी हैं, अतीक अहमद जरायम की दुनिया में अपने जब 16 साल की उम्र में थे, 16 साल की उम्र से ही जरायम की दुनिया में प्रवेश किए थे। सोचिए, एक तागा और इक्का चलाने वाले की बेटा जरायम की दुनिया से, जरायम की कमाई से इतना बड़ा दौलत, इतनी बड़ी संपत्ति हासिल कर ली थी, तय कर ली थी, बना ली थी, और पाप का घड़ा इनका भर गया। वो बात अलग है कि जब पाप का देर से होता है, पाप का घड़ा भरता है, तो धरती पर अवतरित भी होते हैं ऐसे ऐसे लोग जो पाप का विनाश करते हैं। हो सकता है कि इनके पाप का विनाश करने का वक्त आ गया हो, और जो सीरियल वाइज हो रहा है कि विनाश की एक कड़ी स्टार्ट हो गई है। जैसे आपको ये भी आपको पता है कि जैसे कि मीडिया में आया कि पंजाब सीमा पर जो पाकिस्तान से ड्रोन कैमरे की मदद से हथियार, विदेशी हथियार मंगाए जाते थे, उसमें कहीं ना कहीं अतीक का नाम आया ही है। अतीक ने पूछताछ में बताया है, हालांकि उनके पूछताछ के जो खुलासे हुए हैं उस पर एनआईए की टीम भी लग गई है। एनआईए, एसटीएफ, एटीएस और प्लस ईडी जो संपत्ति इनके अर्जी कर रही है, ये सब लोग लगे हुए हैं। और एजेंसियों पे भरोसा भी है कि इनके पाप की कमाई का नस्ताबूत करेंगे। और रही बात जो योगी जी की है कि वो विधानसभा में उन्होंने बताया कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में मिलाने का मतलब है कि अपराधी जितने हैं, अतीक की ही बात नहीं, जो भी अपराध करते हैं सबको मिट्टी में मिलाने की बात उन्होंने कही है। जो भी अपराध करेगा उसको न्याय के तहत मिट्टी में मिलाया जाएगा। और शुक्ला जी ने अभी आपने बात की कि अखिलेश की गवर्नमेंट में, मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में क्या इनकाउंटर नहीं होते थे क्या? लखनऊ में ऐसे ऐसे इनकाउंटर हुए कि निर्दोष से रिक्शा चालक की मौत हो गई थी। तुलसी सिनेमा के पास में डीएम आवास के जो बगल में तुलसी थिएटर है, वहां पे पेट्रोल पंप है, वहां पे इनकाउंटर हुआ था। नवनीत सिगर एसएसपी होते थे, मोहनलालगंज का बदमाश था इनामी, वहां पे इनकाउंटर हुआ। और जो 10-5 रुपए कमाने वाला निर्दोष रिक्शा चालक था, उसी इनकाउंटर, उसी मुठभेड़ में जब हुआ, तो उसी मुठभेड़ में रिक्शा चालक की डेथ हो गई थी, उसको भी बहुत निशान उठे थे। तो बात वो नहीं है कि इनकी सरकार में हो रहा है, कोई भी गवर्नमेंट अपराधियों का सफाया। निश्चित तौर पर एनकाउंटर समाजवादी सरकार में भी होते थे और योगी सरकार में भी हो रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक बयान दिया था, भाषण दिया था कि ये जो माफिया है अतीक अहमद और उनका पूरा परिवार, ये समाजवादी पार्टी के पोषित माफिया है। हमारे साथ अरुण अवस्थी जी हैं। अरुण अवस्थी जी, पोषित माफिया, आज उस पोषित माफिया के बेटे का सुपुर्द खाक कर दिया गया है, उसका शव, और जो माफिया जिसका पोषण करते थे, माफियाओं का जो पोषण करते थे समाजवादी, आज वो समाजवादी सवाल उठा रहे हैं योगी के इस एक्शन पर। अरुण अवस्थी साहब, होता बिल्कुल, जो होता क्या है शुक्ला जी, जब सरकारें बदलती हैं तो राजनीति होती है। जिसकी सरकार रहती है विपक्ष उस पर सवाल उठाता रहता है। एक बात जो कई बार कही गई कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने का
गलत अर्थ निकाला जा रहा है एनकाउंटर से, या फिर एनकाउंटर से जोड़ा जा रहा है, जबकि उनका निश्चित रूप से कहना रहा होगा कि मिट्टी में मिला देंगे। कहने का मतलब है जो इनके द्वारा संपत्तियां अर्जित की गई, इनके द्वारा जो एक साम्राज्य खड़ा किया गया, उस साम्राज्य को नस्तनाबूद कर देंगे, ना कि उसका अर्थ यह था कि एनकाउंटर करा देंगे। हाँ बिल्कुल, अगर एनकाउंटर की बात करें तो अभी डीपी शुक्ला साहब ने कहा भी कि वो तत्काल परिस्थितियां जन्म लेती हैं। उसमें कहा जाता है कि आत्मसमर्पण कर दो अपराधी से, अपराधी आत्मसमर्पण नहीं करता है, अपराधी लड़ने की तैयारी में आ जाता है। अपराधी के साथ स्थितियां ये होती हैं कि वो अपने बचाव में फायरिंग चालू कर देता है, और जब जो पुलिस के जवान होते हैं, जो सुरक्षा में लगे हुए हमारे जवान होते हैं, जब वो जवाबी कार्रवाई करते हैं और उसमें कोई घटना दुर्घटना या एनकाउंटर हो जाता है, वो मारा जाता है अपराधी, तब इस तरीके की राजनीति होने लगती है। इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि प्रशासन भी जानता है कि जवाब सुप्रीम कोर्ट तक देना पड़ता है। जब सवाल वहां जाएगा, मानवाधिकार में जाएगा, तो वहां जवाब देना पड़ता है। इसलिए है ना कि एनकाउंटर कांड होते हैं, बिल्कुल गलत है। एनकाउंटर तत्कालिक स्थितियों पे पैदा होते हैं। अगर अपराधी नहीं मान रहा, अपराधी स्थिति में है, तो इस तरीके की घटना है, और उसके बाद में जो परिणाम होता है, जो असद का परिणाम हुआ, गुलाम का परिणाम हुआ, ये परिणाम सामने आते हैं। सुनील चौधरी साहब, एनकाउंटर जो होते हैं वो तात्कालिक स्थिति के आधार पर होते हैं, और आपने जैसे कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए और उसका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन जब एसटीएफ ने दोनों को रुकने के लिए कहा, दोनों को सरेंडर करने को कहा, तो दोनों ने उन पर फायरिंग कर दी, एसटीएफ की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सुनील चौधरी साहब, देखिए शुक्ला जी, पहली बात तो मैं आपके पिछले जो आपने लाइन कहा था कि चौधरी साहब ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था, इसके बाद इनकाउंटर हुआ। मेरा कहने का सेंस है, इसको रेफरेंस अदरवाइज न किया जाए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं उससे दूसरी छवि आ रही है। फिलहाल मैं आपको एक चीज बताऊं कि पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पे था, और उस समय शाहजहांपुर में जो है 7 पुलिसकर्मियों ने 4 या 5 सिखों को उनके झाले से उतार करके उनको आतंकवादी घोषित करके प्रमोशन लेने के चक्कर में इनकाउंटर कर दिया। और यही स्टेटमेंट जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार, सम्मानित पत्रकार गण लोग हैं जो बता रहे हैं, ये सारी चीजें वही बता रहे हैं जो पुलिस कहती है, जो पेपर में आता है। और जहां तक पेपर की बात है, तो विश्वसनीयता बहुत कम रह गई है मेरी निगाह में, अन्य की बात मैं नहीं करता हूं। और अंत में उन्हीं 7 पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी। शायद आपको संज्ञान हो इस बात का, अच्छी तरह से संज्ञान होना चाहिए। हमारे आप सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं आप लोग। अब आप बताइए कि जब ये घटना हुई थी, उस समय भी यही चीजें रूप में कही गई थी। क्रिमिनल जो है उस पर निर्णय लेने का अधिकार अगर हमारा हो जाएगा, तो हम किसी को भी क्रिमिनल मान लेंगे। पेपर मीडिया ने निकाला कि ये माफिया हैं, ये होंगे, मैं नहीं कहता, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि वो नहीं माफिया रहे होंगे, या माफिया क्या होता है आई डोंट नो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, बीइंग एज एडवोकेट, कि मैं अब प्रैक्टिस भी कर रहा हूं और लॉ भी किया हूं। इस जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है, उसके हिसाब से किसी चीज को कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से मानवाधिकार का अनुपालन करें। आप बताएं कि पुलिस वाला किसी एक बंदे को पकड़ के ले जाता है तो उसे घर वालों को या उसके वकील को या किसी को सूचना देता है? कभी नहीं देता। आप मिलने भी जाएंगे, शायद आपसे मिलने भी न दे वहां के इंस्पेक्टर साहब। हमारी भारतीय पुलिस प्रणाली जो है, वो उसमें बहुत से अच्छे लोग हैं, हम नहीं कहेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत गंभीरता से काम करें। हमारी लखनऊ पुलिस के अधिकारीगण और जो हम अक्सर देखते हैं कि बहुत ही तन्मयता से और बहुत ही सिंसियरिटी लेते हैं किसी प्रकरण को आम पब्लिक जाती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हमारे एसीपी और डीसीपी इत्यादि ढेर सारे हैं, लेकिन आप जब निचले स्तर पे जाते हैं, डीबीजी जिस तरीके से सुनील चौधरी साहब कह रहे हैं कि मीडिया को उतना मालूम होता है जितना कि पुलिस और पुलिस की एफआईआर उन्हें बताती है, लेकिन डीबी साहब आपसे समझना चाहेंगे
कि आप चूंकि क्राइम पर बारीक नज़र रखते हैं और पुलिस मुख्यालय समेत तमाम विभागों में आप काम कर चुके हैं, उनके साथ के लोगों के साथ आपने काम करते हुए देखा है, उनकी गतिविधियों को देखा है, तो ये जो एनकाउंटर हुआ है, ये क्या आपको इसमें कहीं किसी तरीके का पेंच मालूम पड़ रहा है क्या, जैसे कि बताया जा रहा है, सुनील चौधरी साहब कह रहे हैं? देखिए, चौधरी साहब जो कह रहे हैं, जाहिर सी बात है, अच्छे एडवोकेट हैं, मैं इनको जानता भी हूँ, मैं इनको प्रणाम भी कर रहा हूँ और बड़े भाई भी हैं और इनको अच्छा इस मामले में ज्ञान भी है, मैं इसमें कोई संकट नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप जानते भी होंगे, मैं आपको बताने क्या, हर इनकाउंटर तो मजिस्ट्रेटी जांच होती है और इसमें भी मजिस्ट्रेट की जांच हुए हैं, इसकी भी मजिस्ट्रेट की जांच होंगी। मजिस्ट्रेट की जांच में अभी ज्यादा कुछ कहना अच्छा नहीं होगा जब तक मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट में आ जाए, निष्कर्ष तब तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। मजिस्ट्रेट की जांच में अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो इससे आपकी कार्रवाई होती है। अब आपने खुद कहा कि माननीय न्यायालय ने 7 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 7 शिक्षकों को उन्होंने इनकाउंटर को दिखाया था, फर्जी इनकाउंटर साबित हुआ, लेकिन जिस दिन इनकाउंटर हुआ उस दिन नहीं हुआ, उसकी बाकायदा जांच हुई होगी, सुनवाई हुआ होगा, बयान हुए होंगे, मौके के साथ जो होंगे वो एकत्रित किया जाएगा, सब कुछ होने के बाद जो निष्कर्ष माननीय जो संबंधित न्यायाधीश ने सुनाया होगा, ये सब निष्कर्ष निकलने के बाद जो रिजल्ट आया होगा उसके आधार पे जो मिला होगा उनको साथ में सजा सुनाई, सेम तो नहीं सुनाई। उसी का जो असद का और गुलाब का दोनों को इनकाउंटर हुआ है, उसके पहले मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट जांच में अगर दोषी पुलिसकर्मी पाए जाते हैं, शुक्ला जी, माननीय डीपी शुक्ला साहब की आवाज थोड़ा और सही करिए। लेकिन प्रथम दृष्टया जो पुलिस का इनका मुठभेड़ हुआ है और 5 लाख इनामी भी था, मतलब ये किसी मंदिर में या किसी मस्जिद के इमाम नहीं थे कि पढ़ा या मंदिर में घंटी बजाते थे, ऐसा नहीं थे कि अपराधी थे। पता न कितने बड़ों की मांग सुनी की होंगे, कितनों को विधवा बना दिए होंगे। आप उस घर से पूछिए कि जिस घर में लाश बिछाए होंगे, जिस दिन घटना हुई थी 24 तारीख को, आपको याद होगा, आपने वीडियो फुटेज भी देखे होंगे कि जिस तरीके से बम ये लोग फेंक रहे थे जैसे कोई फूल बरसा रहा हो। किसने अधिकार दे दिया किसी की जान लेने के लिए? जब आप बात करोगे, तमाम बहनों को विधवा बनाओगे, तमाम लोगों को जनहानि करोगे, धन हानि करोगे, तो आपके लिए भी ईश्वर आपको कुछ देगा ना, सजा तो देगा आपको, कोई आपको मिलेगा ना भागी आपसे। तो जो अचानक से निर्भय हुआ है, हो सकता है ईश्वर को कुछ ऐसी